तो बच्चों आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था बच्चों मीनिंग, मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट क्या होता है, हमने ये पढ़ा था। देखो बच्चों, मैंने कल तुमको बताया था कि मैनेजमेंट एक कला है दूसरों से काम करवाने की। किसकी तरफ क्यों काम करवाते हैं? ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है पूरा हो सके समय पे और कम रिसोर्सेज का यूज करके। यही बात हुई थी मैनेजमेंट की मीनिंग, यही है मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव मतलब क्या होता है? समय पे। इफिशिएंट मतलब होता है कि हम भैया रिसोर्सेज ज्यादा वेस्ट ना करें, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही रिसोर्सेज यूज करें, है ना। अब हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद में पढ़े थे फीचर्स। मैनेजमेंट के कितने फीचर्स होते हैं? मैनेजमेंट के बच्चों 7 मेन फीचर्स होते हैं। पहला है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, गोल के आसपास घूमता है। जो हमारा मेन ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, मैनेजमेंट उसकी तरफ हमको डायरेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा था? ऑल परवेसिव, कि भैया ये हर जगह काम आता है, चाहे बिजनेस छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, कितने लेवल पे हो, मैनेजमेंट हर जगह काम आता है। बिना मैनेजमेंट के कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। उसके बाद पढ़ा था हमने मल्टी डायमेंशन। बच्चों ये कोई एक काम नहीं है, ये बहुत सारे काम है। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारा काम करना पड़ता है। मेनली इसमें हम 3 काम करते हैं। वर्क का, काम का मैनेजमेंट, आदमी जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं उनका मैनेजमेंट, उनके पीपल्स का, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन में हम काम को और लोगों को जोड़ते हैं कि कौन सा काम कौन करेगा और कैसे करेगा, ये सब। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस, कि बच्चों मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस है, ये स्टार्ट होता है बिजनेस के साथ, खत्म होता है बिजनेस के साथ, है ना। उसका तो ग्रुप एक्टिविटी है। क्या मैनेजर ही मैनेजमेंट करता है? वो सिर्फ डायरेक्ट करता है मैनेजमेंट को, वो डायरेक्ट करता है मैनेजमेंट को, सिखाता है कैसे करना है। बिना किसी एम्प्लॉय के एफर्ट के क्या मैनेजमेंट हो जाएगा? मैनेजर ने कहा नो स्मोकिंग इन दिस एरिया, आपके एम्प्लॉय मानेगा ही नहीं। तो कोई मैनेजमेंट किसी एक बंदे काम नहीं है, ग्रुप एफर्ट है, सब लोग मिलके करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट हमारे जो कंपनी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बाहर जो फैक्टर्स आ रहे हैं जो अफेक्ट करने वाले हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरीके से, उनसे बचाता है। कैसे? मान लो जीएसटी का रेट बढ़ा दिया, लेकिन सिर्फ उन कंपनीज पे जो चीनी डाल रही है अपने प्रोडक्ट में ज्यादा, जो अपने प्रोडक्ट में चीनी ज्यादा डाल रही है। हमारा मैनेजर आके बोला भैया चीनी कम कर लो, जीएसटी बढ़ने वाला है। इससे क्या हुआ? डायनेमिक, हमारी कंपनी डायनेमिक हो गई, जल्दी से चेंज हो सकती है। मैनेजमेंट भी एक डायनेमिक चीज है, जल्दी से चेंज हो जाती है ना, अनुसार बिजनेस एनवायरनमेंट के अनुसार। इनटेंजिबल फोर्स है, हमको दिखती नहीं है। मैनेजमेंट किसी को नहीं दिखती। शादी ब्याह में गए हो, कुर्सियां उर्सियां लगी रहती है बढ़िया, सुना भी होगा लोगों से कि भाई यार इनका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। कैसे बढ़िया? क्या किसी ने मैनेजमेंट को देखा है? वो तो लोगों ने कुर्सियों को देखा, सामान को देखा, खाने को देखा, पीने को देखा। ठीक है, मैनेजमेंट देखा क्या है? कौन सी चिड़िया का नाम है मैनेजमेंट? देखा उन्होंने सिर्फ देखी भैया कुर्सी उर्सी बढ़िया लग रखी है, मैनेजमेंट बढ़िया है ना। यही बात है। ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, इसके 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य। क्या है मैनेजमेंट का लक्ष्य? 3 लक्ष्य हैं। एक है ऑर्गेनाइजेशनल, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, ग्रोथ बढ़ती रहे, प्रॉफिट आता रहे। इससे रिलेटेड जो भी फैक्टर्स होंगे उनको कौन से ऑब्जेक्टिव में कंक्लूड करेंगे? हम करते भैया ऑर्गेनाइजेशनल में। इसके 3 पार्ट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जब हमारा स्टार्ट हो तो हमको पहले सर्वाइव करना है कॉम्पिटिटिव मार्केट में, है ना बच्चों। उसके बाद सर्वाइव कर लिया, प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट के बाद सिंपल बात है, ग्रोथ करनी है। प्रॉफिट आ रहा है, कस्टमर पक्के हो गए, ग्रोथ करो। उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब एम्प्लॉइज के बारे में सोचो, जो चाह रहा है उसको दो। क्या क्या चाहता है वो? सैलरी चाहता है भाई, तो जितनी बढ़ा सके भाई, एफिशिएंट जितना बढ़ा सको उतना दे दो उसको, जितना तुम्हारे लिए भी सही हो और उसके लिए भी सही हो। और क्या चाहिए उसको क्या? उसको रेपुटेशन चाहिए। रेपुटेशन कैसे दोगे? प्रमोशन कर दो भाई उसका, ग्रोथ कर दो उसकी। ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय कैसे होगा? ट्रेनिंग देके। अगला आता हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 3 प्रकार के मैंने बताया था, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और सोशल। पर्सनल बता दिया। सोशल कौन सा होगा? सोशल मतलब जो हमारा, देखो समाज है, समाज के प्रति भी कुछ लक्ष्य होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको पूरा करना इज द सोशल ऑब्जेक्टिव। कैसे होगा? वेजेस बढ़िया दे दो, जो काम कर रहे हैं उनको वेजेस दे दो, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर दो, प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का बनाओ, चीप बनाओ, कंप्लीट अच्छा फेयर, एनवायरमेंटल का ध्यान रखो, पॉल्यूशन मत करो, यही सब। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। तो देखो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। फंक्शन मैनेजमेंट के कुछ
फंक्शंस गिवन है, 5 फंक्शन होते हैं। आगे चल के बच्चों पता है क्या, तुमको इन पे पूरा पूरा चैप्टर मिलेगा, पूरा पूरा इन 4-5 पे चैप्टर मिलेगा, ठीक है। मैनेजमेंट के कुछ 5 फंक्शन है, 5 काम है मेन एकदम, मैनेजमेंट के अंदर है, इनको करने से मैनेजमेंट होती है, ठीक है। देखो भैया, पहला प्लानिंग, प्लानिंग करना कि हमारे बिजनेस में क्या, हमारा गोल क्या है ना, गोल क्या है, ये सब सेट करना है इसमें। मतलब व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom इट टू बी डन, इन 3 चीजों का पता लगाना इस प्लानिंग। इन 3 चीजों के बारे में सोचना इस प्लानिंग, कि हमको क्या करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा ये करवाना है, ये होती है प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग कहते हैं, मैनेजमेंट का ये फंक्शन प्लानिंग है। प्लानिंग कर लिए, अब क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे। अगला प्रोसेस क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। अब जो तुमने सोचा हो उसको फिजिकल बॉडी में कन्वर्ट करो, जो तुमने थॉट सोचा था उसको फिजिकल बॉडी में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो, फिजिकल बॉडी में। कैसे, डिपार्टमेंट्स बना दो, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना दो, ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करो कि ये चीज यहाँ रहेगी, वो चीज यहाँ रहेगी, अच्छे से डिपार्टमेंटलाइजेशन करो। ये सब जिसकी ड्यूटी है डिपार्टमेंट्स की, उसकी डिपार्टमेंट को उसकी ड्यूटी दो। रिसोर्सेस को एलोकेट करो, एलोकेट मतलब जिसको चाहिए हर जगह बांटना, सिंपल बात समझो, एलोकेट मतलब बांटना, अच्छे से रिसोर्स को अच्छे से बांटो। स्टाफिंग, देखो भैया प्लान कर लिया, प्लानिंग के हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग कर ली। अब क्या करोगे, उन पे भर्ती करोगे लोगों की, राइट पर्सन एट राइट प्लेस, तो बस अब लोगों की भर्ती कर दो, इज द स्टाफिंग। भाई ये देखो प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया, लोग भी आ गए, अब क्या करना है, अब उनको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट मतलब दिशा दिखानी है, किसकी तरफ, गोल की तरफ। कौन से गोल की तरफ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, बस। वैसे इसमें कहीं दिया नहीं, बट मेन एम वही होता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल यही होता है बिजनेस का, ठीक है। अगला है कंट्रोलिंग, तुमने उनको डायरेक्ट दिशा भी दिखा दी, अब क्या करोगे उनको, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब ऐसा नहीं है कि कंट्रोल करना, तो कंट्रोलिंग ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहना, ध्यान से देखते रहना कि जो हमने प्लान किया था, कि मान लो हमको 50,000 रुपए कमाने हैं साल के एंड पे प्रॉफिट, वो यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, बस यही बात होती कंट्रोलिंग। फंक्शंस क्लियर हैं, तो चलो अब हम बढ़ने वाले हैं अगले पेज पे। स्लाइड चेंज, कलर चेंज, ग्रीन रखो, मजा आएगा। हाँ चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है मैनेजमेंट की। तो बच्चों देखो, मैनेजमेंट की ना 5 जरूरतें हैं, मैंने 4 में लिख दिया है, पढ़ाता हूँ, मैंने भी 5 ही किए हैं, स्मार्टनेस। अभी दिखाता हूँ कैसे। देखो पहला क्या करता है, मैंने पढ़ाया है, तुम फंक्शन में देखो, याद है ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव थे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव, वही 3 है इधर। गिनवा दूं, कैसे गिनवा, देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, कि हमारे जो गोल है वो पूरा हो, ग्रोथ हो, प्रॉफिट हो, यही सब ना। अब देखो गिनते जाओ, ऑर्गेनाइजेशनल, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, कि हमारा जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो पूरा हो, क्या मदद करता है, क्या इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरत है मैनेजमेंट की, कि ये हमको गोल की तरफ बढ़ाने में मदद करता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है हमारा, गोल की तरफ बढ़ना, ग्रोथ करना, प्रॉफिट कमाना, ये सब क्या ऑर्गेनाइजेशनल। अभी देखो तुम, इंक्रीज इफिशियंसी, कि हमारी इफिशियंसी इंक्रीज हो, कैसे, रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज करो, ऑप्टिमम यूज करो, ऑप्टिमम यूज करो। ऑप्टिमम यूज करने से क्या होगा, रिसोर्सेज जितना चाहिए उतना यूज करोगे, वेस्ट नहीं होगा, तो पैसा वेस्ट नहीं होगा, तो मिनिमाइज कॉस्ट जो होगी, कीमत होगी वो घट जाएगी, बनाने की लागत कम होगी, जिससे ग्रोथ होगी। ग्रोथ हुई, कौन सा ये, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। 2 हो गए, ऐसे ही याद करो, देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से तुमको इंपॉर्टेंस भी याद हो जा रहा है, इससे अच्छी और क्या बात है ना। 2 हो गया ऑर्गेनाइजेशनल। तीसरा देखो, क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाता है, आने वाले चेंजेस है एनवायरनमेंट में उससे बचाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को ही चेंज कर देता है, ऑर्गेनाइजेशन को चेंज होने लायक बनाता है, कि जैसे मर्जी डायनामिक हो जाए, वो जैसे चेंज आए वैसे वो बदल जाए, ऑर्गेनाइजेशन जैसे चेंज आए वैसे बदल जाएगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट खुद ऐसी है, और जिस कंपनी मैनेजमेंट होगी वो कंपनी भी वैसी हो जाएगी, है ना, संगत का असर, तो वही बात है। अब देखो डायनामिक हुई तो लॉस कम हुआ तो ग्रोथ हो रही है, किसमें आया, ऑर्गेनाइजेशनल में। ये 3 किधर आ गए, ऑर्गेनाइजेशन में। देखो बच्चों, ये पर्सनल और जो सोशल था ना, ये पर्सनल और जो सोशल थे,
ये दोनों अलग हैं। जैसे कि दे रखा था बुक में एनसीईआरटी में, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल, और पांचवा पॉइंट था हेल्प इन अचीविंग सोशल गोल। मैंने पता क्या लिख दिया, मैंने एक ही में लिख दिया अचीव पर्सनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, एक में लिख दिया। अब याद करो कितने ऑब्जेक्टिव थे, ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लीट हो गई है। अब पर्सनल और सोशल लिख दो। पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा करने में हेल्प करता है, इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट होगा तो जो मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज उनका भी ध्यान रखा जाएगा, उनकी जो सैलरी उनको पूरा किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि डायरेक्टिंग प्रोसेस में हमको दिया गया है कि उनको मोटिवेट करते रहना है। मोटिवेट कैसे होंगे? सैलरी वैल्यू देके, यानी उनको ध्यान रखना है, उनको मैनेजमेंट के अंदर उनका ध्यान रखा जाएगा। तो पर्सनल पूरा ही हो रहा है ना, मैनेजमेंट के अंदर जब एम्प्लॉइज का ध्यान रखा जा रहा है तो पर्सनल पूरा हो रहा है, तो यानी ये जरूरत है उसकी। तो पर्सनल कंप्लीट। सोशल मैनेजमेंट बाहर के जो समाज उसके प्रति भी ध्यान रखता है कि पॉल्यूशन कम हो, ये हमें हेल्प करता है हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव पे खड़ा होने के लिए, कि हम बाहर कोई गलती ना कर दें। तो देखो बच्चों, तुम्हें वही ब्लड वाला लिख के आना, पिछले क्लास में करवाया था, ब्लड एम्प्लॉइज आर द ब्लड लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये लिख के आना, चल जाएगा इसमें इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस आते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, ये आता है बच्चों। ये एनसीईआरटी केस है। एक मिनट, ये कोऑर्डिनेशन का है, हो सकता है ये केस ना कोऑर्डिनेशन का है, ये ऊपर आ गया। अभी मैं कोऑर्डिनेशन कराऊंगा तो इसी एग्जांपल से करा दूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कितने लेवल होते हैं? देखो बच्चों, मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं। कितने? 3। टॉप, मिड, लोअर। टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। कितने होते हैं? 3। चलो मैं दिखाऊं। ठीक है, समोसा बन गया, कोई नहीं बच्चों, बढ़िया बनाया ट्रायंगल। देखो ये कौन सा है? टॉप। ये कौन सा है? मिडल। ये कौन सा है? लोअर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कौन सा है? टॉप, ये है मिडल, ये है लोअर। ये देता है क्या? ऑर्डर्स है ना, ऑर्डर्स देता है। तो चलो भैया, ये तो हम इतना जानते थे कि ऑर्डर देता है, इतना तो हम जानते थे। अब देखते हैं इनका मेन काम क्या होता है। ठीक है, देखो जो टॉप पे बैठते हैं, जो लोग बैठते हैं, कौन कौन होते हैं? वो कौन कौन होते हैं? CEO, बोर्ड मेंबर्स, और कौन कौन होते हैं? CEO, बोर्ड मेंबर, डायरेक्टर्स, ये सब आते हैं टॉप लेवल पे। इनका क्या काम क्या होते हैं? इनके कुछ मेन काम होते हैं, जैसे कि कंपनी का डिसाइड करना, क्या? गोल। क्या डिसाइड करना? गोल यही डिसाइड करते हैं। रुको मैं कलर चेंज कर दूं, ना दिख रहा था, येलो कर देता हूं। क्या डिसाइड करना? गोल। क्या डिसाइड करना? गोल डिसाइड करना। दूसरा, पॉलिसी बनाना, हमारी पॉलिसी ये रहने वाली है। इंपॉर्टेंट डिसीजन टेक करना, बाहर के एनवायरनमेंट के साथ चेंज करना, ये सब कौन करता है? टॉप लेवल। डिसीजन जितने टॉप लेवल जो भी होता है ना, सुनो, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट डिसीजन हो गए सब टॉप लेवल करते हैं। ठीक है, मिडल लेवल में कौन आते हैं? पहले ये सुनो, मिडल में आते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, जो डिपार्टमेंटल के हेड होते हैं। जैसे डिपार्टमेंट बने होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, कॉस्ट डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। इनके जो मेन हेड होते हैं उनको हम कहते हैं मिडल लेवल में, वो लोग आते हैं मिडल लेवल में। समझ में आ गया इतना? उनका काम क्या है? जो टॉप लेवल से जो बातें मिली हैं, जो टॉप लेवल से हमको इन्फो आई है कि हमारा ये पॉलिसी रहने वाला है, ऐसे करना है, ये सब थोपते किस में है? लोअर पे। ये ऊपर का चीज नीचे लाके बताते हैं। ठीक है, और नीचे वाले का ऊपर कोऑर्डिनेट करते हैं। और क्या करते हैं? ये बताते, ऊपर से तो ऑर्डर आ गया, हमको ये करना है, ये ऑर्डर देते हैं कैसे करना है। आपकी बार ये बताते हैं कैसे करना है, मिडल वाले कैसे करना है। लोअर में कौन कौन आते हैं? लोअर में कोई नहीं आता, सुपरवाइजर्स, सिंपल सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर्स कौन होते हैं? जो वर्कर पे ध्यान रखते हैं, जो वर्कर्स पे ध्यान रखते हैं कि भैया क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना, ये सब कौन है? ये आते हैं लोअर में। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है और क्वांटिटी है, उस पर जिसका हक होता है वो होते हैं ये, जिनकी वजह से ये अफेक्ट होता है, वो कौन होता है? सुपरवाइजर्स। अगर ये अच्छे से ध्यान रखेंगे तो क्वालिटी क्वांटिटी बरकरार रहेगी, और अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्वालिटी और क्वांटिटी गिरती है। समझ में आया? इतना इजी था। आगे बढ़ जाऊं, चलो बढ़ता हूं। देखो बच्चों, ये बढ़िया पढ़ाया तुमको। देखो मैं सोच रहा हूं जो मई महीना है इसमें तुम्हारा मैं पूरा बिजनेस कंप्लीट करा दूं। बिजनेस मैं पूरा इसी मई में कंप्लीट करा दूंगा पूरा। वो फर्स्ट सेकंड पार्ट वो पेपर के बाद ऐसा कुछ नहीं, पूरा 1st to 12 जो भी है मैं इसी महीने करा दूंगा। और
जून में कोई वीडियोस नहीं आएंगी बिजनेस रिलेटेड, लेकिन जुलाई से तुम्हारी लाइव क्लासेस लूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऐसा तैयार कर दूंगा कि मैं हर एक बच्चे को बोर्ड फोड़ के आएगा, ठीक है। पर लेकिन बस विश्वास करो यार, सब्सक्राइब करो जाके चैनल को, जल्दी से सपोर्ट दिखाओ यार। अगर चैनल पे सपोर्ट आता है, मैं पक्का कह रहा हूं, मैं लाइव करूंगा एमसीक्यू जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए लाइव, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अगला कौन सा आता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट का नेचर क्या है? तुमने सुना होगा भाई इस इंसान का नेचर बहुत अच्छा है, तो भाई मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, पढ़ते हैं। देखो मैनेजमेंट की नेचर ना 3 दे रखे हैं, आर्ट, साइंस और एक प्रोफेशन, 3 दिए हैं ना। तो अभी हम चेक करते हैं कि भाई इसका नेचर क्या है, आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है, ठीक है। अभी हमने पढ़े मैनेजमेंट के कुछ फंक्शन, कुछ थोड़ा तो पढ़ा मैनेजमेंट के बारे में। अब हम उसको क्या करते हैं, एक बार कंपेयर करते हैं इससे आर्ट। देखो आर्ट में क्या होता है, थियरिटिकल नॉलेज होती है, थियरी यानी पढ़ने और बोलने वाली नॉलेज होती है। मैनेजमेंट में क्या थियरिटिकल नॉलेज होती है? हाँ, क्या कर रहे हो तुम अभी, क्या कर रहे हो तुम अभी, ट्वेल्थ में मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हो ना, थियरिटिकल है। तो बस भाई ये सही है, ये हमारे मैनेजमेंट में है और आर्ट्स में भी है, तो हम टिक कर देते हैं। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, पर्सनलाइज एप्लीकेशन मतलब होता है कि सीखते सब एक ही जगह है, पर यूज करने का तरीका जो है वो सबका अलग अलग है। आर्ट में जैसे किसी ने ड्राइंग सीखी, आर्टिस्ट जो ड्राइंग बनाना होता है सीखा किसी से, बट सबकी अलग अलग होती है, कोई बहुत बढ़िया करता है, कोई अच्छे से नहीं कर पाता, ठीक है। सेम मैनेजमेंट भाई कोई मैनेजर बहुत अच्छा होता है, कोई मैनेजर भाई कुछ नहीं कर पाता, बहुत घटिया होता है ना। हमारे आर्ट्स में भी यही है, मैनेजमेंट में है, हाँ मैनेजमेंट में है, अभी बताया तो कुछ मैनेजर होते हैं बहुत अच्छा मैनेजमेंट करेंगे, कुछ होते हैं नहीं कर पाते, तो भाई हमारे में ये भी है, टिक कर दो। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी अफेक्ट करती है आर्ट्स को। प्रैक्टिस जितनी होगी उतनी आर्ट्स में जो स्किल्स है वो बढ़ेंगे, क्रिएटिविटी जितनी अच्छी हुई स्किल्स उतने बढ़ेंगे। क्या हमारे उसमें है मैनेजमेंट में? हाँ भाई, तुमने देखा होगा जो मैनेजर एक्सपीरियंस्ड होता है 10 साल 20 साल, उसकी सैलरी बढ़ती है, क्यों? क्योंकि उसकी स्किल्स अच्छी हैं मैनेजमेंट में, एक्सपीरियंस बढ़ा, प्रैक्टिस बढ़ी, प्रैक्टिस किया उसने उस चीज को, तभी तो एक्सपीरियंस बढ़ा। तो सिंपल बात है, उसकी स्किल्स बढ़ी। आर्ट्स में भी सेम है भाई, स्किल्स बढ़ती है प्रैक्टिस करने से। क्रिएटिविटी मैनेजमेंट में होगी तो भैया, क्रिएटिविटी अगर मैनेजमेंट में होगी तभी भाई यार, क्रिएटिविटी होगी तभी तो हम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। अगर क्रिएटिविटी ही नहीं है तो हम काम कैसे कराएंगे दूसरों से काम करवाना है तो क्रिएटिव रहना पड़ता है। तो हाँ भाई ये भी है, हमने अभी भी पढ़ा है, दूसरों से काम करवाते हैं। साइंस आ गया, कलर चेंज करते हैं, साइंस आ गया कलर चेंज करते हैं, ब्लू वाला कर लेते हैं ना, बढ़िया। साइंस क्या पढ़ते हैं, साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, प्रिंसिपल्स वो किस पे बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स पे। प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत। सिद्धांत क्या कहते हैं, ऐसी ही होगी, बदलेगी नहीं, ऐसी ही रहेगी, सिद्धांत ये कहते हैं। तो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, जो उनके सिद्धांत हैं वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स वो करते हैं उन पे बेस्ड होते हैं। जे थॉमसन, रदरफोर्ड, 10th में पढ़ रखा तुमने, तो उसमें तुमने याद होगा जो उसके पहले जे थॉमसन आए, रदरफोर्ड मुझे याद नहीं है बच्चों माफ करना, बट ये लोग आए, एक दूसरे की थियरी गलत की, कैसे? एक्सपेरिमेंट्स कर करके सिद्धांत चेंज कर दिए इन्होंने। तो वैसी बात की जा रही, जो प्रिंसिपल है इसके सिद्धांत है वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। तो भाई हमारे में है, अभी तुम सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, हाँ भाई हमारे भी प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हैं, तो भैया ये वाला हम करेंगे टिक। ठीक, आगे बढ़े। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इनकी जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वो सिस्टमैटिक है। हमारी कौन सी भैया? हमारी थियरिटिकल है, हमारी थियरिटिकल है, हम थियरिटिकल नॉलेज लेते हैं। इनकी सिस्टमैटिक है, मतलब बाय ऐसे 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 बाय द लेवल नहीं भैया, हमारे में बहुत प्रैक्टिकल, ये सब सिस्टमेटाइज्ड है, हमारे में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसको कैंसिल कर दें। यूनिवर्सल एप्लीकेबल, भाई साइंस की जो साइंस है वो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है, साइंस जो है पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है, जैसे यहाँ यूज हो रही वैसे वहां पर भी यूज होगी। हमारे मैनेजमेंट में है, हाँ है, परवेसिव, हर जगह मैनेजमेंट यूज होगी। वो भी छोड़ो, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो भी हर जगह यूज होंगे, जहाँ जैसे यहाँ यूज हो रहे वैसे वहां पर भी यूज होंगे। हाँ भैया ये भी मैच कर रहा है, एक तो गलत निकल गया। देखो हम इतने से कह सकते हैं, देखो आर्ट को हमने कंपेयर किया, आर्ट के तीनों सही है, इसका मतलब मैनेजमेंट क्या है, आर्ट हमने पढ़ा भी है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग, आर्ट है मैनेजमेंट, क्या है, आर्ट है। भैया मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं? देखो बच्चों मैनेजमेंट अभी बताता हूँ साइंस है कि नहीं। साइंस प्योर साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं है, जो प्योर साइंस होता है वो नहीं है, प्योर नहीं है। क्या है भैया फिर? ये बच्चों है कौन सा? अप्लाइड है, ये अप्लाइड है, मतलब थोड़ी सी साइंस है, थोड़ी सी साइंस है, प्योर नहीं है, थोड़ी सी है।
प्रोफेशन पढ़ते हैं। प्रोफेशन बच्चों क्या होता है? प्रोफेशन चेंज, कलर चेंज, कलर बढ़िया सा डार्क भी कलर है थोड़ी नीचे। प्रोफेशन क्या होता है बच्चों? प्रोफेशन के अंदर क्या होता है? पढ़ के आए भैया, चैप्टर 1 में था 11th में, तो ये समझ लो प्रोफेशन क्या है ये सब। आगे बढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशन में क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई नहीं आ सकता। हर कोई सीए बन सकता है, बिना एग्जाम दिए सीए बन जाएगा? हर कोई नहीं बन सकता, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। भाई हमारे मैनेजमेंट में है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री? नहीं, एक डिग्री लो आ जाओ सब, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो भैया नहीं, नहीं, प्रोफेशन मैनेजमेंट है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। सर्विस मोटिव, प्रोफेशन का मोटिव क्या होता है? सर्विस देना। मैनेजमेंट का मोटिव क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन गोल यानी प्रॉफिट मोटिव होता है। तो भैया नहीं, इसका सर्विस हमारा प्रॉफिट है, हो ही नहीं सकता। वेल डिफाइंड, इनकी बॉडी बहुत बढ़िया से डिफाइंड है, बहुत बढ़िया से पढ़ने लायक है, मतलब समझ में आती है, अच्छे से वेल डिफाइंड है। हमारी नहीं, हमारी थियोरेटिकल बेस्ड है। तो भैया प्रोफेशन तो बिल्कुल नहीं है। हमारी मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट आर्ट है और अप्लाइड साइंस है, साइंस नहीं है। क्या है? अप्लाइड साइंस है। क्या है? देखो अब हम पढ़ लेते हैं क्या है हमारे पास। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट बच्चों आर्ट है और अप्लाइड साइंस है। कोऑर्डिनेशन बच्चों, कोऑर्डिनेशन आ गया, नेचर कर लिए, हाँ सही। कोऑर्डिनेशन बच्चों, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सुनो, तुम मुझे बताओ, रेस, वो रिले रेस देखिए, रिले रेस जब बच्चे दौड़ते हैं, पिक्चरों में देखी होगी, वो हीरो भाग रहा होता है आगे, डंडा ला के देता है, वो गिर जाता है डंडा, लड़ाई झगड़ा हो रखा होता है उस मेंबर में, तो फिर वो डंडा उठाता है, फिर वो उठ के भागता है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों वो डंडा, वैसे तो डंडा गिरते आउट मान लिया जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है टीम का, बट मान लो डंडा गिर जाता है, क्यों गिरता है? कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था उनके बीच में, तालमेल। कोऑर्डिनेशन क्या है? तालमेल। तालमेल उनके बीच में अच्छा नहीं है, तो बस तालमेल पढ़ने वाले हैं। आप पढ़ते हैं मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन क्या है, देखते हैं जी भैया। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स, कोऑर्डिनेशन एक फोर्स है, फोर्स है। क्या है? कोऑर्डिनेशन एक फोर्स है, कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल द फंक्शंस। कोऑर्डिनेशन एक फोर्स है जो सारे फंक्शन को एकत्रित करता है, बांधता है। फंक्शन कौन कौन से अभी मैंने पढ़ाते, कौन कौन से बच्चों, जल्दी बताओ कौन से फंक्शन कराए मैंने भी? वो एक प्लानिंग करके कुछ कराया था, वो एक प्लानिंग करके कुछ कराया था। प्लानिंग के बाद क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद क्या होता है? स्टाफिंग। उसके बाद डायरेक्टिंग। उसके बाद कंट्रोलिंग। देखो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन इनको सबको बांध के रखता है। जैसे मोती होता है, मोती धागे में पिरो के रखते हैं, वैसे ही कोऑर्डिनेशन को बांध के रखता है। अब कैसे भैया, एक बार अच्छे समझा दो। देखो प्लानिंग है, प्लानिंग डिपार्टमेंट जो बंदा सोचा होगा उसने सोच लिया हमको ये करना है। हाँ, ऑर्गेनाइजिंग वाला बंदा है, उसने सोच लिया हमको ये ऑर्गेनाइज करना है, उसने प्लानिंग वाले से पूछा ही नहीं, उसने प्लानिंग वाले से पूछा ही नहीं और अपने मर्जी से कर दिया और हो गया लॉस। ठीक है, यहाँ क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन बिगड़ गई, किसके बीच में? प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बीच में। तो कोऑर्डिनेशन यही है, तालमेल बिठा के रखता है सारे फंक्शंस में। ठीक है, अगर मीनिंग पढ़ लें एनसीईआरटी में क्या है देखते हैं। कोऑर्डिनेशन बच्चों एक फोर्स है जो सारे फंक्शंस को बाइंड करके रखता है। किन कौन से फंक्शंस? मैनेजमेंट के फंक्शंस। और इंश्योर करता है, पक्का करता है कि जितने भी एक्शंस कंपनी में लिए जा रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं, वो डायरेक्ट टुवर्ड अचीविंग गोल हो, मतलब गोल की तरफ ले जाए। कोऑर्डिनेशन एक फोर्स है जो सारे फंक्शंस को बांध के रखता है और ये पक्का करता है कि जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो गोल की तरफ ले जाए, जो भी काम हो रहा है वो गोल की तरफ ले जाए। ठीक है, पक्का, आसान था। कोऑर्डिनेशन सिंपल में समझो, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, इससे समझ जाना। ठीक है, दो डिपार्टमेंट लेते हैं, प्रोडक्शन, ये पी और ये सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सेल्स डिपार्टमेंट से पूछा ही नहीं कि भैया पिछली साल कितना सामान बिक गया और कितना क्लोजिंग अभी बच रखा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना, मतलब नए साल का ओपनिंग स्टॉक, मतलब कितना माल बच गया है, कितना माल बच गया है, पूछा नहीं। और इसने बना लिए फिर से 50 पीस। इसने बोला अरे भाई 20 पीस तो बचे हुए थे, तुझे तो 30 पीस बनाना था, पूछा ही नहीं। अब क्या हुआ? कितने पीस का लॉस हुआ? ये 20 पीस लॉस हो गए, लॉस हो गए। ये था कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन होता तो क्या होता इनके बीच में? कोऑर्डिनेशन होता तो बच्चों क्या होता? कोऑर्डिनेशन होता तो बस इतना होता
ये जो सेल्स डिपार्टमेंट जो 20 है बचा हुआ है, ये जिस दिन हमारा खाता बंद हुआ उसी दिन इसको जाके बता देता भैया 20 माल बच गया है, अगली बार प्रोडक्शन करना तो सिर्फ 30 का करना। कोऑर्डिनेशन ये करता है कि आपस में तालमेल बैठा के रखता है, और ये तालमेल बैठाने का काम किसका होता है? मैनेजर का होता है। ठीक है, ये कहीं भी है, हु डज द कोऑर्डिनेशन? मैनेजर। इट इज द ड्यूटी ऑफ मैनेजर टू डू, इट इज द ड्यूटी ऑफ मैनेजर टू डू द कोऑर्डिनेशन। ये ड्यूटी होती है मैनेजर की कि कोऑर्डिनेशन वो करेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज जो कोऑर्डिनेशन है, पता है क्या, कई बार ट्रू फॉल्स में आ जाएगा, शायद बंद हो जाएगी, कई बार तुम्हारे क्वेश्चन में आ जाएगा ना कि ट्रू फॉल्स में कि क्या कोऑर्डिनेशन फंक्शन है मैनेजमेंट का, तो तुमको पता है क्या लिख के आना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बेटा हो जाएगा, फंक्शंस नहीं है वो क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। क्या है वो? क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है वो, एसेंस है, जान है उसकी। ठीक है, एसेंस है मैनेजमेंट की, कोई फंक्शन नहीं है, एसेंस है। अब भैया फीचर कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन की, कलर चेंज कर लो लगे पढ़ने से। बस कोऑर्डिनेशन भी वाला कर लेते। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स। ठीक है, विशेषताएं जानते एक बार। पहला भैया ये ग्रुप एफर्ट है। अच्छा याद करो मैनेजमेंट में ग्रुप एफर्ट क्या था कि भैया सिर्फ मैनेजर अगर चाहेगा तो मैनेजमेंट नहीं होगा, सब लोगों को उसका साथ देना पड़ेगा। सेम चीज, क्या कोऑर्डिनेशन सिर्फ मैनेजर कर पाएगा? मैनेजर का काम है ये करना, काम है कोऑर्डिनेशन करवाना कि कोऑर्डिनेशन रहे यहाँ पर, लेकिन जब एम्प्लॉइज ही फॉलो नहीं करेंगे तो ये ग्रुप एफर्ट है, सबको मिलकर कोऑर्डिनेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। मैनेजर करवाएगा और इन लोगों को करना पड़ेगा, एम्प्लॉइज को, सबको, ग्रुप एफर्ट है। दूसरा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्या कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक दिन होगी? कोऑर्डिनेशन तो हर दिन रहेगी ताकि लॉस ना हो जाए, तालमेल हर दिन बना रहेगा। दो लोग हैं, लड़ लिए ऑफिस में, उससे नुकसान किसका हुआ? एक खून यहाँ से बह गया, एक यहाँ से बह गया, उनका नुकसान हुआ? नहीं, नुकसान कितना हुआ? किसका हुआ? ऑर्गेनाइजेशन का, कि भैया वो 2 घंटे जो लड़ाई की उससे मेरा प्रोडक्टिविटी नीचे आ गई, 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी नहीं मिली मुझे, है ना। तो वही बात की जा रही है यहाँ पे कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिस दिन से स्टार्ट होगा उसी दिन चलेगा, लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो बच्चों डेलिब्रेट फंक्शन क्या होता है? डेलिब्रेट फंक्शन क्या होता है कि जो मैनेजर होगा उसको कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा, मतलब सोचे समझे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ताकि कोऑर्डिनेशन होता रहे। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया कि आज जाके इसकी चुंगली उससे कर दी, उसकी चुंगली इससे, नहीं। डेलिब्रेट फंक्शन है ये, मैनेजर को सोचा समझा कि अगर चुंगली कोई कर भी रहा है तो उसको छुपाना, ताकि लड़ाई झगड़ा हो ना जाए, कोऑर्डिनेशन खराब ना हो जाए। लगातार और कॉन्शियस एफर्ट है मैनेजर का, सोचा समझा और लगातार करने वाला। मैनेजर को ये लगातार और सोचा समझ करना पड़ेगा। दूसरा, चौथा परवेसिव है, हर लेवल पे काम आता है कोऑर्डिनेशन। अरे जब मैनेजमेंट हर लेवल पे काम आ रहा है तो उसकी जो जान है, एसेंस है, वो भी हर जगह काम आएगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। हाँ अभी देखो बात आई ना, वो जो मैंने पढ़ाया था कि कोऑर्डिनेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर की कोऑर्डिनेशन। जी भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की। टॉप टू लोअर लेवल मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड, मतलब कि जो टॉप को लोअर से जोड़ता है, कौन जोड़ता है? मैंने भी क्या पढ़ा था, कौन जोड़ता है? मिडल में कौन होते हैं? मैनेजर्स। कौन होते हैं? मैनेजर्स। तो मैनेजर्स का काम है कि टॉप को लोअर से जोड़ना, कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? मैनेजर की। हो गया। इंपॉर्टेंस, जरूरत क्या है कोऑर्डिनेशन की, कहाँ कहाँ जरूरत आता है ये, चलो पढ़ लेते हैं। साइज इन ऑर्गेनाइजेशन पहली बात काम आता है। ठीक है, मान लो पहले मैं एक रूम में, ये रहा मेरा रूम, ठीक है, ये रहा मेरा रूम, यहाँ मैंने खोली चप्पलों की दुकान, मैं चलाता हूँ चप्पलों की दुकान, 3-4 जूते बना के बेच देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन छोटी थी, 4 लोग रखे थे, आपस में बातचीत बढ़िया थी, कोऑर्डिनेशन की कोई जरूरत पड़ रही थी हमको? कोई नहीं पड़ रही थी, कोई जरूरत नहीं पड़ रही थी कोऑर्डिनेशन की। 4-5 लोग थे, वैसे भी दोस्ती यारी हो गई थी। लेकिन जब बच्चों यही ऑर्गेनाइजेशन मेरी अब क्या हो गई? बड़ी हो गई। अब इसमें कितने लोग हैं? 200। अब इसमें कितने लोग हैं? 200। अब 200 लोग में क्या दोस्ती यारी हो सकती? नहीं ना। अब मुझे उनमें कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बन रखे होंगे, डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स, उन डिपार्टमेंट्स के बीच में मुझे कोऑर्डिनेशन बैठा के रखना है। अलग अलग फंक्शंस होंगे, उनमें कोऑर्डिनेशन बिठा के रखना है कि कुछ गलत स्टेप ना उठ जाए।
कोई गलत इन्फ्लुएंस हो गया, कोई गलत डिसीजन ना ले ले, इससे मुझे कोऑर्डिनेशन करना। जैसे ग्रोथ का साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे बढ़ेगा, मुझे कोऑर्डिनेशन भी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। दूसरा कहाँ जरूरत आती है? स्पेशलाइजेशन में। जितने देखो अभी दुकान थी, उसमें स्पेशलिस्ट क्या ही थे, 5 लोग थे, एक जन ये कर देता था, पीट देता था ऐसे करके। अब भैया मेरा बढ़ गया, अब भाई क्या मैं जूते ही बनाता हूँ? अब तो भाई मुझे सीए भी रखना पड़ गया, अकाउंटिंग के लिए बहुत सारे, सेल्स के लिए लोग रखने पड़ गए, स्पेशलिस्ट बढ़े, कॉस्ट में अकाउंटेंट बढ़े, ऐसे करके अकाउंटेंट आ गए, ठीक है, बहुत सारे। अभी आपस में लड़ने लगे कि नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। सीए कहेगा मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे सही हूँ। नहीं, ऐसे नहीं चलता। ये चलेगा कैसे? जितने स्पेशलिस्ट लोग आएंगे उतना और कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, मैनेजर को उतना और कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। वो घर जाएगा, सीए कहेगा नहीं भैया एक बार देख लो, छोटों पे भी ध्यान दे दो एक बार, क्या पता यही सही कह रहे हो, छोटों को तुमसे बड़ा एक बार उसकी भी सुनो, है ना। तो स्पेशलाइजेशन जैसे बढ़ेगी वैसे तुमको कोऑर्डिनेशन बढ़ाना पड़ेगा। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब जितना तरीके से, इसको तुमको 2 तरीके से समझो। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब जितने ज्यादा डिपार्टमेंट्स बनेंगे उतना कौन, अब मान लो बन गया एक प्लानिंग डिपार्टमेंट, ये लो प्लानिंग, ये लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये लो सेल्स डिपार्टमेंट। जितने डिपार्टमेंट्स बने, मुझे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने की और जरूरत पड़ गई, है ना। जब ये एक दूसरे की सुनेंगे बूझेंगे नहीं तो भैया ये क्या ही कर पाएंगे, तो मेरा लॉस है। तो इनके बीच में मुझे कोऑर्डिनेशन और बैठाना पड़ेगा, जितने ज्यादा डिपार्टमेंट्स उतने ज्यादा कोऑर्डिनेशन। एक तरीके से और समझो, जल्दी से, मुझे मोटोली बता इसको। एक तरीके से समझो क्या? फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब जितने तरीके से काम होंगे, जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, जितने तरीके से, एक मैं वही बनाता था साबुन, अब मैं सर्फ भी बनाने लग गया, 2 चीजें प्रोडक्शन होने लगी, 2 चीजों का प्रोडक्शन, साबुन, अब क्या है, ये सरफ है प्रोडक्शन, किसका? सरफ का। अब इन दोनों को भी मुझे कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ेगा ना, क्योंकि रिसोर्सेज तो एक ही यूज कर रहे हैं, भाई आप थोड़ा तू ले ले, आप थोड़ा तू ले ले। कोऑर्डिनेशन इनके बीच, जितने तरीके काम बढ़ेंगे, जितने तरीके काम डिफरेंशिएट होगा। अब यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मत रहना, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ऐसे करके जितने डिपार्टमेंट्स बनेंगे, जितने फंक्शनल डिफरेंशिएशन होगा, उतना मुझे कोऑर्डिनेशन की और जरूरत पड़ेगी। तो इन तीनों जगह मुझे इंपॉर्टेंस लगती है कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। इतना समझ में आया? तो चलो मैं तुमको एक बार एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन मैंने बोला ना, एक केस है ऊपर अमूल वाला, ये रहा। देखो कंपनी अमूल है, एक कंपनी अमूल है, तुम जानते हो, वो क्या मैनेजमेंट का यूज करती है ताकि कोऑर्डिनेट कर सके, फार्मर्स, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में। क्या करती है वो? मैनेजमेंट का यूज करती है फार्मर्स, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कोऑर्डिनेट कर सके। फार्मर्स को इसलिए कोऑर्डिनेट करती है ताकि वो अपना सामान किसी और का ना बेचे, वो उनका प्रॉपर कस्टमर बना रहे, उनको ही बेचे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कि इतना दूध आ रहा है, इतना ही पेस्चराइज करना है। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से कहेगी आज इतना प्रोडक्शन हुआ, इतना डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। इनके बीच में क्या है? कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ेगा अमूल को। तो ये किसके द्वारा होता है? मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है, सिंपल था। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं आपको नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।